बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स गैलेक्सी एकेडमी। जी आज हम मॉडर्न फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जी हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था मॉडर्न फिज़िक्स का, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उसके न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं और सारे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवा दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। जी आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जी, जिसका नेम है वेव नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की वेव नेचर को स्टडी करेंगे। जी मैं आज आपको सबसे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगी और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, व्हाट इज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैं इसमें आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगी, फिर मैं रेडिएशन और मैटर की डुअल नेचर के अबाउट आपसे डिस्कस करूंगी आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। आप सारी बात जब विदाउट स्किप किए सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने हमें पहले एक हाइपोथेसिस दिया, उसके बाद उसने जो है वो प्रूफ किया रेडिएशन और मैटर की डुअल नेचर को। जी अब हम देख लेते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। द रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर। वो कहता है कि रेडिएशन की जो है डुअल नेचर होती है, मतलब दो नेचर होती हैं। रेडिएशन जो है बिहेव करती है दो तरह से बिहेव करती है। वो रेडिएशन यहाँ पर बेसिकली लाइट को कह रहा है कि लाइट की जो रेज होती हैं, लाइट जो है वो लाइट की बात कर रहा है। द रेडिएशन लाइट यानी कि लाइट बिहेव्स एज वेव्स व्हेन इट ट्रेवल्स। दिस वेव नेचर इज एक्सप्लेन इन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन फिनोमेना। डी ब्रोगली यहाँ पर बता रहे हैं कि रेडिएशन जो है वो वेव बिहेव करती है व्हेन इट ट्रेवल्स। जब वो ट्रैवल करती है तो वो एज अ वेव बिहेव करती है। ये फिनोमेना जो है वो प्रूफ किया गया है किससे, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के टॉपिक में। जो जो अकर होता है फिनोमेना, जो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन में फिनोमेना अकर हो रहा होता है, वो बेसिकली वेव नेचर से बिहेव करता है। तो उसमें क्या होता है, रेडिएशन जो हैं वो एज अ वेव बिहेव कर रही होती हैं। अब वो बता रहा है कि ये तो एक नेचर होगी लाइट की, अब वो दूसरी नेचर के बारे में बता रहा है लाइट की। द रेडिएशन लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल्स व्हेन इट मेक कोलाइजन। यानी कि जैसे ही कोई रे टकराती है किसी पार्टिकल से जाकर, तो वो क्या बिहेव करती है, किसी भी चीज़ से कोई रेडिएशन, जब लाइट की जो कोई रेडिएशन जो है वो टकराती है जाकर, तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। और जब वो ट्रेवल करती है लाइट यानी कि विदाउट एनी इन कोलाइजन, तो वो एज अ वेव जो है वो बिहेव करती है। और जब वो टकराती है किसी चीज़ से जाकर, तो फिर वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। दिस पार्टिकल नेचर इज़ एक्सप्लेन्ड इन कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तभी तो हमें कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर पता चलती है। ठीक है, वेव की। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक भी कर सकते हैं। मैंने डिटेल्ड लेक्चर दिया हुआ है कॉम्पटन इफेक्ट पर भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी, उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए हैं और एमसीक्यूज भी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि डी ब्रोगली का ये हाइपोथेसिस था। उसने हमें बताया कि रेडिएशन जो है वो दो तरह से बिहेव करती है, और ये जो है प्रूफ भी हो चुका है। दोनों फिनोमेना से वेव का प्रूफ हो चुका है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में। और पार्टिकल बिहेव कब करती है ये हमें प्रूफ कर चुके हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब ये जो लॉ है, ये जो डी ब्रोगली ने दिया, कि 1924 में दिया। द डी ब्रोगली इन 1924 thought matter and radiation are interconvertible to each other through relation is equal to mc square, so matter has also dual nature। अब डी ब्रोगली ने सोचा कि वेव का तो वेव जैसे डुअल बिहेवियर करती है, डुअल बिहेवियर रखती है, तो उसने ये भी सोचा कि मैटर और रेडिएशन आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं थ्रू the Einstein relation is equal to mc square, so matter has also dual nature। तो मैटर की भी क्या होगी, डुअल नेचर होगी, क्योंकि रेडिएशन की भी डुअल नेचर है और ये रेडिएशन और मैटर जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई ही थॉट दैट मैटर हैज़ ऑल्सो डुअल नेचर। He stated that matter behaves as wave when it travels and behaves as a particle when it makes collision. This is called de Broglie hypothesis about the dual nature of radiation and matter.
ठीक है, उसने बता दिया कि मैटर जो है वो बिहेव करता है एज अ वेव व्हेन इट ट्रेवल्स एंड बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन इट मेक्स लाइट। उसने सेम वही एजम्पशन रखी जो रेडिएशन यानी कि लाइट के केस में थी, उसने मैटर के केस में भी सेम यही एजम्पशन ली। ठीक है, इसे हम डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस कहेंगे अबाउट द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हम देख लेते हैं जी उसने प्रूफ कैसे किया, डुअलिटी ऑफ रेडिएशन को डी ब्रॉगले ने कैसे प्रूफ किया। हमें पता है वी नो दैट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन व्हेन इट बिहेव्स एज अ वेव इज़ गिवन बाय एनर्जी का फार्मूला हम पहले से जानते हैं कि E इज़ इक्वल टू एच एफ होता है। एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ फ्रिक्वेंसी है, E जो है वो एनर्जी है। अब हमें ये भी पता है कि एफ जो है वो सी ओवर लैम्डा के इक्वल होता है, इसलिए हमने एफ की जगह पर एच सी अपॉन लैम्डा पुट कर दिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दिया। अब हम देखते हैं कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन व्हेन इट मेक्स कोलिजन, तब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इसकी इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और जब वो एनर्जी ऑफ रेडिएशन जब वेव एज अ वेव बिहेव करती है तो उसकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, जब वो कोलिजन करेगी तब उसकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। इज इक्वल टू एम सी इंटू सी हमने बाहर ले लिया क्योंकि हम जानते हैं एम सी जो है हम लिख सकते हैं ना, एम सी इंटू सी इज इक्वल्स टू पी सी, एम सी इक्वल टू पी। पी जो है वो यहाँ पर मोमेंटम को शो कर रहा है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। पी सी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ से हम पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ सॉरी यहाँ से मोमेंटम की नहीं बल्कि हम वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एच सी से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। दिस रिलेशन कनेक्ट्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आया लैम्डा का यानी कि वेवलेंथ का, एच अपॉन पी, एच जो है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी जो है वो मोमेंटम को शो कर रहा है। तो ये हमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ बताता है रेडिएशन की भी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज बताता है रेडिएशन की। वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन ये हमें रिलेशन से पता चलता है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद रेडिएशन एंड पी इज इक्वल्स टू एम सी इज मोमेंटम एसोसिएटेड विद रेडिएशन। पी जो है वो यहाँ से हमें क्या बताता है, मोमेंटम बताता है जो कि एसोसिएट है रेडिएशन के साथ। ठीक है, अब हम डुअलिटी ऑफ मैटर देख लेते हैं। हमने अब तक डुअलिटी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद डुअलिटी ऑफ रेडिएशन देखा। अब हम डुअलिटी ऑफ मैटर देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग डी ब्रॉगले के अकॉर्डिंग डुअलिटी ऑफ मैटर जो है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस द रिलेशन विच कनेक्ट्स वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन will also connect the wave-like properties and particle-like properties of matter and given as lambda is equals to h upon p, h is equals to m capital V। अब वो यहाँ पर बता रहा है कि डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वेव और रेडिएशन और मैटर जो है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। दैट्स वाई दे बोथ हैव वेव लेंथ एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी और एच ओवर एम कैपिटल वी, पी इज इक्वल्स टू एम वी के इक्वल होता है। ठीक है, हमें पता है। और वी उसने यहाँ पे इसलिए ज़रा कैपिटल लिखा है ताकि पता चले कि जो है मोमेंटम के फार्मूले में रिप्रेजेंट हो रहा है। ये यहाँ पर वेलोसिटी को शो कर रहा है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग मैटर। जो मैटर मूव कर रहा है उसके साथ जो लैम्डा एसोसिएट है यहाँ पर लैम्डा इसको शो कर रहा है, इस चीज़ को शो कर रहा है। और पी इज इक्वल टू कैपिटल वी, ये वो मोमेंटम है जो कि एसोसिएट है मैटर के साथ। नो मटेरियल पार्टिकल कैन मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो सी इज रिप्लेस्ड विद कैपिटल वी। यहाँ पर उसने इसलिए कैपिटल वी लिखा है कि वो कह रहा है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करता वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, तो हमने उसको सी से रिप्लेस्ड कर दिया है। ठीक है, वी लिख दिया है। दिस फार्मूला, इस फार्मूले को हम कहेंगे कि डी ब्रॉगले वेवलेंथ है जो कि एसोसिएट है विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल। अब देखते हैं कि द वेव बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, ये तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, एक क्वांटम केस आ जाता है उसके अंदर, लेकिन अब हम वो बता रहे हैं कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कैसा है, वेव का बिहेवियर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसा है। The wave behavior of ordinary objects cannot be observed because value of Planck's constant 8 is equal to 6.6 cross 10 raised to power minus 34 joule second is very small। क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के केस में, तो क्या होता है, तो वेव बिहेवियर हम मैयर नहीं कर सकते ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स का। हमने सिर्फ वेव बिहेवियर हमने मैयर किया स्पीड ऑफ लाइट के साथ, क्योंकि उसकी जो है
वैल्यू जो है वहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स में वेव बिहेवियर को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, तो ऑब्ज़र्व करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। इसीलिए वो हमें बता रहा है कि जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल हो जाती है, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। द वेव लेंथ कैलकुलेटेड बाय डी ब्रोगली फार्मूला मे बी स्मॉलर दैन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। वो बता रहा है कि जो वेव लेंथ कैलकुलेट हुई की गई डी ब्रोगले ने जो अपने फार्मूले से जो वेव लेंथ कैलकुलेट की वो बहुत छोटी है, किससे? साइज ऑफ द न्यूक्लियस से भी वो बहुत छोटी है, ठीक है। वी कांट कंस्ट्रक्ट डबल स्लिट टू कंफर्म वेव नेचर ऑफ मैक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल्स यानी कि बिगर बॉडीज़ के लिए वेव नेचर को हम कंफर्म नहीं कर सके, हम उसके लिए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सके फॉर दी बिगर बॉडीज़ यानी कि मैक्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए। तो उससे हमारे पास वेव नेचर कंफर्म नहीं हुई। ये सिर्फ तो कंफर्म किस केस में हुई वो हम आगे देखते हैं। हाउएवर वेवलेंथ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके केस में हम वेवलेंथ जो है वो हम ऑब्जर्व हुई, यानी कि लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो हमने इस केस में की वैल्यू मेजर। अब वो एक एग्जाम्पल दे रहा है जिसमें वो सॉल्व करेगा, कैलकुलेट करेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ को। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 0.5 kg ball moving with speed 13.3 meter per second and calculate the Broglie wavelength associated with electron moving with speed 10 raised to power 7 meter per second। अब बॉल के लिए वो यहाँ पर मेजर कर रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। बॉल की स्पीड उसने बता दी 13.3 मीटर पर सेकंड है और बॉल का वेट बता दिया 0.5 kg है, ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अब हम फार्मूला लगाएंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम कैपिटल वी। यहाँ पर एच की वैल्यू पुट की, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की 6.63 क्रॉस 10⁻34, एम मैथ बता दिया 0.5, व कैपिटल वी 13 पॉइंट की स्पीड 13.3 जो कि हमारे पास है आई इक्वल 1.5 क्रॉस 10⁻34 मीटर। जी, बॉल के केस में हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ ही आ चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन के केस में लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी इज इक्वल्स टू 6.63 हमने वैल्यू पुट की प्लैंक्स कांस्टेंट की। इलेक्ट्रॉन का मास हम उसने क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 क्रॉस 10⁻34 kg होता है। ये मेजर किया जा चुका है बाय द साइंटिस्ट, इसलिए हम सब जानते हैं, हम इसको डायरेक्ट पुट कर दिया। और हम वी यहाँ पर उसने क्वेश्चन में दिया गया है 10⁻7 मीटर, तो हमने उसको उसके साथ 1 लिख दिया, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू हमने बनानी थी ना, इसी वजह से हमने 1.0 क्रॉस 10⁻7 लिख दिया। तो हमारे पास आंसर क्या है? 7.2 क्रॉस 10⁻11 मीटर। अब देखें बॉल के केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आई थी? 1.5, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के केस में क्या आई? 7.2। अब वो बता रहा है कि जो एसोसिएटेड वेवलेंथ विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, सो इट कैन बी measured by using atomic scale. The wavelength associated with moving ball has very small value, so can't be measured by using atomic scale. हम atomic scale पर measure नहीं कर सकते wavelength, ठीक है। हम सिर्फ एटॉमिक स्केल पे किसकी वैल्यू एटॉमिक स्केल पर किसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं? जिसकी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एक्स रेज का ऑर्डर हो, ठीक है। हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि जो वेवलेंथ एसोसिएट है बॉल के साथ वो बहुत स्मॉल है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते एटॉमिक स्केल पर, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला? द इलेक्ट्रॉन behaves as wave when it travels and it behaves as particle when it collides. The electron is the smallest particle of matter, so matter has dual nature. That's why this is called पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है। अब वो बता रहा है कि कंक्लूजन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ वेव जब वो ट्रैवल करता है, और बिहेव करता है एज अ पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड्स। जो इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, तो इसीलिए मैटर की जो है वो डुअल नेचर हो गई, तो इसीलिए हम इसको पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं, ठीक है। हमने कंक्लूजन भी देख लिया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देख लिया, डुअलिटी ऑफ मैटर देखा, डुअलिटी ऑफ रेडिएशन देखी, एग्जाम्पल देखी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो है वो आपको करवा रही हूँ मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का। आज हमने पहला टॉपिक देखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको पूरी मॉडर्न फिज़िक्स इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इससे पहले भी आपने जो अगर वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं।
और चलें जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है, वो भी मैं आपको बना दूँगी और सब सारा डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। और जो आपने कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।